हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे विज़न के मंथली मैगजीन का अक्टूबर मंथ का पॉलिटी का सेकंड टॉपिक प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसको आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही यूज़ करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में ऑब्जर्व किया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो एक्सेप्शनल पावर है स्टेट की, जिस पर इफ़ेक्ट पड़ता है पर्सनल लिबर्टी, इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी पे इफ़ेक्ट पड़ता है और उसको बड़े ही सोच समझ के एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में यूज़ करना है। कोर्ट ने डिस्टिंग्विश भी किया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बीच में और पब्लिक डिसऑर्डर के बीच में। उन्होंने बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को आप पब्लिक डिसऑर्डर के केसेस में तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको अवॉइड करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर जैसी कंडीशंस को संभालने के लिए। द बेंच ने रेफ़र किया 1982 के सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को, जो कि था अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस, जिसमें बोला गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसको ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है। उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि एक किसी आदमी को पनिश करना है, बस उसका काम था कि अगर कोई ऐसा आदमी कोई कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे पब्लिक ऑर्डर को हार्म पहुंच सकता है, तो ऐसे उसकी एक्टिविटी को इंटरसेप्ट करना और उसे ऐसी एक्टिविटी करने से रोकना। प्रिवेंटिव डिटेंशन का बारे में जान लेते हैं। तो ये डिटेंशन होता है किसी भी पर्सन का सिर्फ इस बेसिस पे, एक शक के बेसिस पे कि भाई ये जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जो कि डेंजरस होगी पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के लिए। तो उस एक्टिविटी को वो ना कर पाए, उसे रोकने के लिए उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रख लिया जाता है। हेंस जो पर्सन जिसे कन्फाइन किया जाता है कस्टडी में, और उस पर्सन को बिना किसी ट्रायल के कस्टडी में रख लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में। जैसे कि कोई भी जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे ग्राउंड बताया जाएगा, 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और 24 आवर्स के बाद तक उसे डिटेन नहीं किया जा सकता बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के। लेकिन जो ये प्रोटेक्शंस हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 22 क्लॉज 2 की, ये उन पर्सनस को एप्लीकेबल नहीं होंगी जिन्हें अरेस्ट डिटेन किया जाता है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस। ये भी आर्टिकल 22 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। मल्टीपल लॉज जैसे कि CRPC, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट, UAPA, ये सब एक्ट जो हैं वो परमिट करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। NCRB की एक रिपोर्ट है, क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट 2021, उसमें बोला गया है कि ओवर 1.1 लाख पीपल को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया इन 2021, जो कि हाईएस्ट था 2017 के बाद से। CRPC भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोवाइड करती है अंडर सेक्शन 151। सेक्शन 151 CRPC का बोलता है कि भाई पुलिस के पास पावर है कि वो प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकता है अगर उसे लगता है कि अगर उसे ज़रूरत पड़ती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोकने के लिए। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। जनरली ये सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड्स क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन को क्यों रखा गया है। पहला है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, दूसरा है फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए, तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए, चौथा है मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन, ये आयरनी की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 डील करता है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को लेकर और उसी में प्रिवेंटिव डिटेंशन को रेफ़र किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पार्ट 3 में प्रिवेंटिव डिटेंशन को इसलिए रेफ़र किया है क्योंकि वो चाहते थे कि जो पर्सन जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किया जा रहा है उनके पास भी कुछ मिनिमम प्रोटेक्शन हो। ओवर द ईयर से समझ आया है कि जो प्रोटेक्शन दी गई है वो इज़ नॉट इनफ, उसका सही से यूज़ नहीं किया जा रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे प्रोविजंस का मिसयूज़ किया जा रहा है। आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 कहता है किसी पर्सन को कस्टडी में नहीं रख सकते, मतलब अगर उसे अरेस्ट किया गया है तो उसे ग्राउंड्स बताने होंगे अरेस्ट के, और उसे राइट है कि उसके पास कि वो कंसल्ट कर सकता है और अपने आप को डिफेंड कर सकता है थ्रू लीगल प्रैक्टिशनर। आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 कहता है कि हर जो पर्सन जैसे अरेस्ट डिटेन किया गया है उसे 24 आवर्स के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और किसी भी पर्सन को 24 आवर्स के बाद तक डिटेन नहीं किया जा सकता बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 कहता है कि ये ऊपर के जो दोनों क्लॉसेज हैं ये ऐसे पर्सन्स पर लागू नहीं होंगे जिन्हें अरेस्ट डिटेन किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत। आर्टिकल 22 का क्लॉज 4 कहता है किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं किया जा सकता फॉर मोर देन 3 मंथ्स अनलेस एक एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म कर दे कि भाई सफिशिएंट कॉज है और इस डिटेंशन को कंटिन्यू रखना चाहिए।
तो इसी का एक्सेप्शन है आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 का। ये आर्टिकल 22 के क्लॉज 7 में लिखा गया है, 7 के सब क्लॉज बी में लिखा हुआ है। अब क्या एक्सेप्शन है, आर्टिकल 22 का क्लॉज 7 का सब क्लॉज बी कहता है कि किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा तक डिटेन किया जा सकता है बिना एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन में, अगर अगर कोई पार्लियामेंट ही एक ऐसा लॉ ला दे जिसमें मैक्सिमम पीरियड ही मान लो 10 महीने डिटेंशन का हो पॉसिबल, तो वो किया जा सकता है। दूसरा पार्लियामेंट लॉ लाए, उसमें मैक्सिमम पीरियड बता दे डिटेंशन का, सर्कमस्टेंसेज और क्लासेस ऑफ पर्सन एंड क्लासेस ऑफ केसेस की किन सर्कमस्टेंसेज में कौन से पर्सन क्लास ऑफ पर्सन पे लागू होगा, कौन से क्लास ऑफ केसेस में लागू होगा। तो ऐसे लॉ के अंतर्गत उसे मैक्सिमम 3 पीरियड मंथ वाली जो है वो टाइमलाइन लागू नहीं होगी उसमें। ऐसा अगर कोई एक्ट लाता है तो फिर 3 महीने से भी ज़्यादा डिटेन किया जा सकता है बिना एडवाइजरी बोर्ड के परमिशन के बिना। अब इश्यूज़ क्या हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। सबसे पहले भाई एग्जीक्यूटिव की मनमर्जी चलती है कि भाई जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं ये इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव को अपर हैंड दे देते हैं और लिमिट कर देते हैं जुडिशियल इंटरफेरेंस को। फिर दूसरा क्या है, वायलेट फंडामेंटल राइट्स। तो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन के वजह से फंडामेंटल राइट्स जो हैं डिटेनी की, जैसे आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ड्यू फ्री प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत जो आर्टिकल 21 को रीड करना है। फिर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, ये सब का ब्रीच होता है मच ग्रेटर एक्सटेंट दैन इन द, मतलब अरेस्ट वाले केस से भी ज़्यादा इन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में इन सब का ब्रीच देखा जाता है। मिसयूज़ की बात करें तो भाई काफ़ी मिसयूज़ देखा गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन का और ये बढ़ता जा रहा है, ताकि इसका कम कभी कभी क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो डिसेंट को और ऑपोजिशन को दबाने के लिए यूज़ कर लेती है। फॉर इंस्टेंस 78.33% जो है सारे भी डिटेंशन ऑर्डर जो NSA एक्ट के तहत करे गए 2018 से 2020 के बीच में, उनको इनकरेक्ट माना गया। बैकलॉग्स देखने को मिलते हैं, पेंडिंग केसेस जो हैं वो ओवरबर्डन कर रहे हैं कोर्ट को। तो हियरिंग जो रिट, अब कभी भी किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के पे लगा दिया जाता है तो वो रिट फाइल करता है। तो इससे क्या होता है, रिट कहाँ फाइल होती है, कोर्ट्स में, तो कोर्ट में रिट फाइल करता है, तो इससे हियरिंग रिट पिटिशंस अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो रिट पिटिशन को सुनने का टाइम है वो काफ़ी लंबा लग जाता है, कभी कभी महीने लग जाते हैं। ऐसा इसके वजह से क्या होता है, जो प्रोसेस है वो बिकम्स द परसिक्यूशन इटसेल्फ। फिर एडवाइजरी बोर्ड का क्या इशू कि भाई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट कर रखा है मेंबर्स ऑफ एडवाइजरी बोर्ड के लिए अंडर आर्टिकल 22, इसके तहत स्टेट को पावर है कि वो इसे चाहे, मतलब एक तरीके से पूरा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हो जाता है, तो चाहे तो एक प्योरली एग्जीक्यूटिव कमेटी बना के रख सकता है। सच अ कमिटी, अब ऐसी कमेटी जब बनेगी तो वो इम्पार्शियल और फ्री नहीं होगी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। लास्ट है भाई विक्टिमाइजेशन ऑफ द डिटेनी। अब क्या होता है कि आप रिट पिटीशन फाइल करी, काफ़ी लंबा टाइम लग रहा है उसको सुनने में, तो फिर होता क्या है कि जो लॉन्ग टाइम जो लीगल सिस्टम में लग रहा है डिस्पोज करने के लिए डिटेंशन केसेस को, और साथ साथ जो जुडिशल मैकेनिज़्म नहीं है बाकी कोई अच्छा अवेलेबल, उसके वजह से क्या होता है कि मतलब आप रिट ही फाइल कर सकते हैं, आप और कुछ नहीं कर सकते, तो और कोई जुडिशल मैकेनिज़्म अवेलेबल नहीं है, जिससे क्या होता है जो डिटेनी है उसका विक्टिमाइजेशन हो जाता है। अब बात करते हैं लॉज प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन इंडिया। तो फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया गया था 1950 में। इसको पास किया था कि भाई जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ ऐसा एंटी नेशनल एक्ट ना कर सकें जो कि नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस के अगेंस्ट हो। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीज़ा एक्ट जो बोलते हैं, ये इमरजेंसी के टाइम पे काफ़ी इनफेमस एक्ट रहा 1971 से 77 में। ये इसे इमरजेंसी में काफ़ी यूज़ किया गया पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ, ट्रेड यूनियंस के खिलाफ, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के खिलाफ जिन्होंने गवर्नमेंट को चैलेंज किया। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने 1978 में इसको मीज़ा एक्ट को हटा दिया। फिर है फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974। ये प्रोवाइड करता है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोवाइड करता है ताकि मेंटेन और इम्प्रूव किया जा सके फॉरेन एक्सचेंज को और कोई भी इलीगल ट्रेड है उसे रोकने के लिए। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, टाडा एक्ट 1985 में, ये इसको बोला जाता है काफ़ी पावरफुल और रेस्ट्रिक्टिव लॉ था जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लाया गया था। फिर प्रिवेंशन ऑफ पोटा एक्ट 2002 में, इसको वाज प्रेजेंट एज एन एक्ट, ये सिमिलर था टाडा जैसा ही एक्ट था, तो ये काफ़ी काले ब्लैक एक्ट्स माने जाते हैं।
फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या है भाई, क्या कहना है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। तो AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कोर्ट ने ग्रीन फ्लैग दिया था प्रिवेंटिव डिटेंशन को बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 5। आर्टिकल 22 क्लॉज 5 क्या कहता है? आर्टिकल 22 क्लॉज 5 कहता है, इसको अपन डिटेल में पढ़। आर्टिकल 22 का क्लॉज 5 कहता है कि भाई किसी भी पर्सन को जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत रखा गया है तो उसे ग्राउंड्स बताना चाहिए अरेस्ट का, और उसे एक अपॉर्चुनिटी, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन की। लेकिन वहीं खामी आ जाती है, आर्टिकल 22 के क्लॉज 6 में ये भी लिखा हुआ है कि पुलिस चाहे तो नहीं बताए ग्राउंड अगर उसे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा है तो। सेकंड, सिब्बन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये देखा है कि कोर्ट रूम उन्होंने बोला कि कोर्ट रूम जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है जो कि इंक्वायर कर सके रियलिटी और एनी फैक्ट्स के को इंक्वायर कर सके जो कि रिफर्ड है एज द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। मतलब उन्होंने बोला है कि भाई जो कोर्ट रूम है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट किस लिए नहीं है? टू इंक्वायर इन टू रियलिटी या फैक्ट्स में इंक्वायर करने के लिए जो कि बेसिस हैं ग्राउंड्स, जो कि ग्राउंड्स हैं डिटेनमेंट के। फिर शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑल्दो जो कंसेप्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो खुद में ही ड्रैकोनियन है और इन्फ्रिंज करता है फंडामेंटल राइट्स जो कि गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्होंने माना, लेकिन ये बोलते हैं, इसमें बोला गया कि लेकिन कभी कभी ये ज़रूरत पड़ती है स्टेट को कि ऐसे एक्सट्रीम स्टेप लिए जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे स्टेप ले ताकि मेंटेन रखी जा सके सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को, तो ऐसा बोला गया। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसमें बोला कि भाई डिटेनी को प्रोवाइड करना चाहिए राइट टू कंसल्ट, भाई वो कंसल्ट कर सके, रिप्रेजेंट किया जा सके उसे लॉयर के द्वारा किसी भी अपनी मर्जी के लॉयर के द्वारा और किसी भी स्टेज पर, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो डिफेंस है वो इफ़ेक्टिवली पुट अप किया जा सके एडवाइजरी बोर्ड के पास, और किसी भी ताकि एक डिसीज़न मेकिंग जो है वो अच्छी हो सके। एडवाइजरी बोर्ड इसमें बोला गया कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ सिटिंग जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट के, जो ताकि इंश्योर किया जा सके स्पीडी ट्रायल को, इफ़ेक्टिव ट्रायल को और फेयर डिसीजन दिया जा सके जब भी एक्सटेंशन ऑफ डिटेंशन या वैलिडिटी ऑफ डिटेंशन की बात आती है। तो टाइम फ्रेम की बात करें तो डिटेंशन ऑर्डर को शुड बी मेड इफेक्टिव ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय एडवाइजरी बोर्ड, मतलब डिटेंशन ऑर्डर को तभी इफेक्टिव करना चाहिए जब एडवाइजरी बोर्ड अप्रूव कर दे, विथ ना वो भी अप्रूव करना चाहिए उन्हें एक प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम में, ताकि जो डिटेनी है उसे डिटेंशन में ना रहना पड़े जस्ट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से काफ़ी लंबे टाइम तक डिटेंशन में ना रहना पड़े। इंडिपेंडेंट बॉडी कमीशन बनानी चाहिए जाकि जो कि इंक्वायर कर सके जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज़ हुआ है, तो इन एलिगेशंस की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी चाहिए जिससे ट्रांसपेरेंसी और मिसयूज़ जो है वो प्रिवेंट होगा और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन को अवॉइड करने चाहिए आर्टिकल 21 जिसमें बोला गया कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, एंड आर्टिकल 22 जो कि सेफगार्ड करता है अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट ना हो या डिटेन ना किया जा सके, और ये सब के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को भी अवॉइड करना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे प्रोविजंस को। थैंक यू।